जिनको भी जो भी प्रश्न है, इवन टॉपिक से हटके भी कोई प्रश्न है, तो आप मोस्ट वेलकम है, पूछिए। चलो सभी का स्वागत है आज के सेशन में। हम लोग पढ़ रहे हैं थेरेपेटिक योगा, जिसमें आज हमने अभी तक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ लिया। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े? ब्रोंचियल अस्थमा पढ़ा, साइनोसाइटिस पढ़ा, और कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने? एलर्जेनिक राइनिटिस और क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंचाइटिस, ये 4 टॉपिक्स हमने पढ़ना था इसमें रेस्पिरेटरी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में कौन कौन से डिजीज आता है, कौन बताए? लाइवी जैन जी बताइए। सर इसमें एंजाइना होता है, कार्डियक अस्थमा होता है, हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 3 टॉपिक हमें पढ़ना है, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक अस्थमा और हाइपरटेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जब क्लास, आपके आसपास ही देख लो ना, 10 में से 1 व्यक्ति जो है ना हाइपरटेंशन के शिकार रहते हैं। और जिनको हाइपरटेंशन है वो समझ लो और भी कई सारे प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये वो प्रॉब्लम रहती है, तो आपके आगे भी काम आने वाला। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कार्डियक से रिलेटेड है, मतलब हार्ट से रिलेटेड। आप लोगों ने पढ़ा है ये कितने कार्डियक, ठीक है, ये हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, डिजीज हैं। इसमें हमें सबसे पहला जो है एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक अस्थमा और तीसरा हाइपरटेंशन पढ़ना है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? सबसे पहला जो टॉपिक है हमें पढ़ना है एंजाइना पेक्टोरिस। इस टाइम पे क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस में? ये इसमें आपको चेस्ट पेन होगा, ऐसा लगेगा कि बड़ा अनकंफर्ट फील होता है इस टाइम पे। चेस्ट में दर्द होगा, पेन होगा, ज्यादा प्रेशर फील होगा। एंजाइना पेक्टोरिस इज ए चेस्ट पेन और प्रेशर यूजुअली ड्यू टू द इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। अच्छा पहले ये बताओ, आप लोग हार्ट पढ़ा आपने ना? जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं। आप लोग वो वाला हार्ट मत समझिए, पहले स्कूल टाइम में अपना हम लोग हार्ट बनाते थे दिल शेप का, इस तरह से बनाते थे ना, पान के पत्ते के जैसा। जब धीरे धीरे बड़े हुए तब हमने देखा कि हार्ट तो यार ऐसा तो है नहीं। उस वक्त दिल टूट गया, अरे यार ऐसा तो नहीं है हार्ट, बड़ा उल्टा पुल्टा इसका स्ट्रक्चर है दिल का। ठीक है, उसमें 4 चैम्बर्स बने हुए हैं, उसके कई सारे लेयर्स हैं। ठीक है, प्योर ब्लड जाता है, प्योर ब्लड निकल के पूरे शरीर में जाता है। इस तरह से आपने पढ़ा होगा हार्ट में, पढ़ा है ना? ऐसा ही कुछ है ना? यस आप सर। हमें ये चार बताइए। चार चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रिकल, वेंट्रिकल और लेफ्ट हाँ जी, हाँ राइट जी। होता है। और फिर अब जो हमारा ये एक ही जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो मतलब डीऑक्सीनेटेड को कैरी करती है और फिर वो लंग में जाता है। और एक ही वेंस होता है, पल्मोनरी वेंस, जो मतलब वो ऑक्सीनेटेड को ये जो शुद्ध करके फिर वो लेफ्ट वाले आर्टेरियम में उसको डालता है। फिर वहां से मतलब जो लेफ्ट का जो लास्ट वाला पार्ट है वेंट्रिकल, वहां से सारे अरोटा से फिर सारे इसमें मतलब सारे शरीर के अंगों में जाता शरीर है। में फैलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये चलिए हाँ, अभी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है लंग का जो काम होता है ना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मतलब ठीक जब है, ठीक वो है, हम CO2 ठीक है, समझ गया, समझ गया। ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा सा मैं भी प्रकाश डाल देता हूँ, जिनको नहीं आइडिया है कि देखो बड़ा सिंपल मैं समझाता हूँ। ऑलरेडी आपने एनाटॉमी वगैरह डीप में पढ़ा है। 4 चैम्बर है, ठीक है, लेफ्ट साइड से, मतलब दो 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट राइट। 2 राइट हो गया इधर, राइट नीचे नीचे, और इधर लेफ्ट लेफ्ट हो गया। हार्ट का काम क्या है? पंप करना ब्लड, और पूरे शरीर में प्योर ब्लड को फैलाना। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में ले जाना, सब मेन काम होता है इसमें। इसके 4 लेयर्स होते हैं, ईडी, मायो, ईपी, पेरी, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। 4 लेयर्स होते हैं।
ठीक है, हम जब कार्डियक अस्थमा पढ़ेंगे ना उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊँ, ये जो बहुत काम आने वाला है ये चीज है। तो ये जो 4 लेयर्स हैं और इसके जो और हाँ एक और बात इसमें, ये तो बेसिक हमने समझ लिया कि हार्ट का क्या काम है। ये हार्ट मसल से एक बात आप समझिए कि मस्कुलर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ, 3 टाइप के मसल्स होते हैं, पता है ना कौन कौन से? striated, वॉलेंट्री, non-striated, and cardiac. इनवॉलेंट्री, वेरी गुड, इनवॉलेंट्री, और तीसरा है क्या है? कार्डियक। कार्डियक को हम इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, लेकिन ये अलग इसको कैटेगरी में रखा गया है। वॉलेंट्री, ऐच्छिक, इनवॉलेंट्री अनैच्छिक, और कार्डियक, इसको अलग से रखा है। 3 प्रकार के कार्डियक मसल है, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज अ चेस्ट पेन और प्रेशर यूजुअली ड्यू टू द इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। अब हार्ट मसल्स पे इनसफिशिएंट ब्लड को जाना, जिसके वजह से वहां पे क्या होता है, एक तो कंजेशन होगा, चेस्ट पेन होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा। कोई कम ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या चाहेगा कि अब ज्यादा ब्लड का फ्लो हो, इसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट होता है उसके ऊपर। बहुत अर्ली 20 सेंचुरीज में क्या होता है, ये इम्पेंडिंग डेथ बहुत, मतलब ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आने की भी संभावनाएं कई बार रहती थी अर्ली स्टेजेस में। पहले ऐसा हुआ, अब तो इसके इलाज हो गए हैं, अब तो इजिली आप इसको क्योर कर सकते हैं, पहले ऐसा बड़ा कम होता था। इसके 3 स्टेजेस में बांटा गया है। एंजाइना पेक्टिरिस को समझो कि 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है स्टेबल, सेकेंड वन इज अनस्टेबल, थर्ड वन इज कार्डियक सिंड्रोम, ठीक है। 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि स्टेबल में मतलब क्योर किया जा सकता है, आप मेडिसिन लेकर इजिली आप कुछ समय के लिए होता है, और ये डैमेज नहीं करता है हार्ट के मसल्स को, ठीक है। इजिली थोड़े से समय के लिए आएगा और ये खत्म हो जाता है। स्टेबल। अनस्टेबल इज अ डेंजरस, इस टाइम पे हार्ट फेलियर की बड़ा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा टाइम तक होता है और हार्ट के मसल को नष्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो अनस्टेबल इज अ वेरी सीरियस कंडीशन। और कार्डियक सिंड्रोम आपको एक और टाइप होता है, एक होता है वेरिएंट एंजाइना। मैं आपको ना एक इमेज से समझाऊंगा इसमें, वेट, तो टाइप्स हो गए, ये दिख रहा है आपको इमेज? Yes, sir. इसमें क्या हो रहा है, ये देखो हर्ट, इस तरह का हर्ट, ठीक है। और ये क्यों होता है एंजाइना? देखो एक आदमी है, चेस्ट पे हाथ धरे हुआ है, जब चेस्ट एकदम बहुत कंजेशन होने लगता है, इनसफिशिएंट ब्लड का फ्लो होता है हार्ट पे, जिसके कारण से चेस्ट पेन होता है, और धीरे धीरे ये हाथों तक स्प्रेड होता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड होने लग जाता है, स्प्रेडिंग द पेन हाथों तक जाता है। और ये क्यों होता है? नैरोइंग द ब्लड, ये जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं जो कैरी करता है ब्लड को, वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। देखो इस तरह से नैरो होना, रिड्यूस द ब्लड फ्लो। जैसे कोई पाइप है, पानी जा रहा है और उसमें कुछ कचरा भर गया हो, तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा, जिसके वजह से क्या होगा, हार्ट में प्रेशर क्रिएट होता है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनसफिशियंट ब्लड जा रहा है चेस्ट। तो ये रीजन है एंजाइना का। और इसके 3 स्टेजेस बताएगा। एक तो टाइप्स, 3 टाइप्स होते हैं। एक नॉर्मल कंडीशंस में जब रहेगा तो इसमें पूरा प्योर है, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं प्योर है, उसमें पूरा ब्लड का फ्लो इजिली होगा। लेकिन जैसे ही स्टेबल में क्या होता है, थोड़ा सा इसमें समझो कि गंदगी जम गई है, ब्लॉकेज आ गया है, जिसकी वजह से इसमें ब्लड का फ्लो कम होने लग जाता है। इसको हम मेडिकल टर्म में एक और नाम दिया गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस। और अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, ये डैमेज भी करने लग जाता है, ये ज्यादा होने लग जाता है, एक लेयर पे ज्यादा हो। इसमें क्या है, दोनों साइड से, जैसे कोई पाइप है ना, तो पूरा ओवरऑल वो करेगा, वो इसमें कचरा होगा। इसमें क्या है, इसको डैमेज भी करने लग जाता है, धीरे 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 जो उसको आर्टरीज को भी डैमेज करेगा, क्लॉट होना शुरू हो जाएगा ब्लड का। देखो ये रेडनेस दिख रहा है,
इसमें अर्थोस्क्लेरोसिस विद ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। इसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा। डिफरेंस समझिए, स्टेबल एंजाइना में ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, स्टेबल में ब्लड क्लॉट हो रहा है। और वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है, इसमें ये जो आर्टरीज है ना, देखो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कोरोनरी स्पैज्म आता है। कोरोनरी स्पैज्म की वजह से क्या होता है, ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है। आप यूं बोल सकते हो, आकुंचन होने लग जाता है, श्रिंक होना। ठीक है, ये 3 टाइप्स है मेनली। वैसे तो एग्जाम के दृष्टिकोण से 2 ही इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स क्या है, ये 3 समझ में आया, क्या क्या चीजें बेसिक। तो इसमें फंडामेंटल क्योंकि इतना डीप एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं सर? कोरोनरी स्टेम्स मींस कोरोनरी स्टेम, सर जो लास्ट वन आपने बताया था वो क्या था? कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, एक आर्टरी समझ लो। देखो वेन और आर्टरी होते हैं ना, वेन और Yes, sir, आर्टरीज होते हैं। वेसल, वेसल समझिए, वेसल को 2 भाग में बांटे, एक आर्टरीज और एक वेन। तो आर्टरीज क्या करता है, प्योर जो हार्ट से प्योर ब्लड्स को लेकर पूरे शरीर में फैलाता है। और वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कम मात्रा में ऑक्सीजन रहता है, उसको हार्ट तक लेके जाने का काम करता है, जबीन। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर, मैंने मुझे ये लास्ट नाम क्या था सर? वो नेम मुझे जानना था। लास्ट आपने कौन सा स्टेज बताया? 1 मिनट, आप कह रहे हो कौन सा नाम? इसमें से कुछ पूछ रहे हो क्या? यस सर, इसी में से पूछ रहा था। आपने वेरिएंट एंजाइना का नाम बताया, उसके बाद आपने उसके सिम्टम्स क्या बताए, यह पूछ रहे ये थे। श्रिंक हो जाता है, ये जो कोरोनरी आर्ट, ये वेरिएंट क्या है, वाला ये जो बताया था पाइप, लास्ट को। ये कोरोनरी आर्टरी है समझ लो। ठीक है, जिससे ब्लड का फ्लो हो रहा है। उसमें फिर क्या होगा, समझ लो कि अ, उसमें एक तो होता है वेरिएंट में कि श्रिंक हो जाएगा। पाइप मान लो कि दब गया, कोई पानी, वाटर का एक पानी है, पाइप है, वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, दब गया। एक में उसके अंदर कचरा जम गया, स्टेबल, ठीक है, इम्प्योर कुछ चला गया, जिसकी वजह से इनसफिशियंट ब्लड का फ्लो हुआ। उसमें एक में क्या हो गया, कचरा तो है ही, साथ में ब्लड का क्लॉटिंग शुरू हो जाता है अनस्टेबल एंजाइना में। ठीक है, तो ये है, ये आर्टरीज के अंदर होता है। जो कचरा जम गया, मतलब इसको, मतलब एक सही फॉर्म में क्या बोलेंगे, मतलब कचरा सर इन सेंस ब्लॉकेज हो कि गई कह सकते हैं क्या? मल, सर मल का जमा हो एग्जैक्ट, जाना आर्टरीज में। क्या कह रहे हैं? सर एग्जैक्ट फॉर्म में ब्लॉकेज हो जाना कहेंगे ना? यस यदि फैट ब्लॉकेज। जम जाता है या फिर किसी के थ्रू हो जाता है तो ब्लॉकेज हो जाना, आपकी जो वेन्स है या आर्टरी वो ब्लॉक हो गई। आवाज क्या कह रहे हैं आप इसमें? उनको ब्लॉकेजेस बोल सकते हैं, मतलब ये जो हाँ, कचरा। ब्लॉकेज भी बोल सकते हैं ना, ब्लॉकेज बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये जो वेरिएंट एंजाइना जो होता है ना, ये बड़ा अनकॉमन होता है, इसको समझो, इसको समझा दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये या सर, जनरली या सर रेस्ट कंडीशन डीऑक्सीजनेटेड, में होता या सर है। हाँ डीऑक्सीजनेट, जी, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रुक जाना, ये भी रीजन हो सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं है। आप पर इसको ब्लड समझो कि क्लॉटिंग का रीजन क्या रहेगा, मतलब ब्लड क्लॉट कैसे हो रहा है, वो तो मतलब कई सारे रीजन, वो तो मैं कॉजेज में अभी पढ़ेंगे ना, अच्छा कॉजेज ठीक है, पढ़ेंगे ना, क्यों होता है ऐसे, वो हम ओके सर। कॉजेज में पढ़ेंगे अभी। ठीक ठीक ठीक। है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है, ये रेस्ट कंडीशन में ज्यादा होता है, जैसे कि मिड नाइट है या फिर अर्ली मॉर्निंग है, उस टाइम पे वेरिएंट एंजाइना ज्यादा होता है। और वो उसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उस टाइम पे ये कोल्ड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइना समझ लो, वेरिएंट एंजाइना समझो, कोल्ड एक्सपोजर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या स्मोकिंग की वजह से, या कोई कोकीन ले रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ये हो सकता है, या वेरी सीरियस कंडीशन होता है ये।
और ये लीड टू द, मतलब आप हार्ट अटैक भी समझ सकते हो। ठीक है, ये तो ये रेस्ट कंडीशन में वेरिएंट एंजाइना। ओके, ये याद रखना, ये थोड़ा सा अलग है। ये बाकी रेस्ट कर, ये कभी भी हो सकता है। ये मैं आपको और भी डिटेल आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है ना, डिटेल में। सिम्टम्स में कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंस रखो, सबके आपके प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे पढ़ोगे ना, क्लियर होता जाएगा। प्रेशर बनेगा, हैवीनेस आएगा, इवन चोकिंग भी होता है, टाइटनेस फील होगा, स्क्वीजिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, चॉकिंग, देखो यहाँ भी है, चॉकिंग फील होगा और सेंसेशन फील होता है। कारण क्या हो सकता है? स्मोकिंग, डायबिटीज मेलाइटस, जिसको डीएम है, डायबिटीज मेलाइटस है, उसके वजह से भी हो सकता है। डिसलिपिडीमिया और हाइपरटेंशन। एक, हेलो, हाँ 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 हाँ, मुझे मुझे फोन करो, फोन करो, है ना? ठीक। तो ओबेसिटी के वजह से, फिजिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी है, अगर कम फिजिकल एक्टिविटी है उसके वजह से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के वजह से भी ये होता है। ठीक है, तो ये आपके कारण हो गया। टाइप्स ऑफ एंजाइना, देखो यहाँ पे अभी हम ऑलरेडी डिस्कस किया था टाइप्स, स्टेबल अनस्टेबल, दो मेनली आपको पढ़ने हैं इसमें। स्टेबल एंजाइना में ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, 5 से 15 मिनट तक होने वाला रहता है ये, और इजिली इसके मेडिसिन से ठीक हो जाता है। मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बताया। और ये जैसे कि आप कम शारीरिक श्रम कर रहे हैं, चिंता में हैं, या ज्यादा एक्सेस भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप स्ट्रेस ले रहे हैं, भावनात्मक तनाव है, ठंडा तापमान या भारी भोजन कर रहे हैं, तो ये होता है। और ये क्योर हो जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और ये डैमेज नहीं करता आपके जो हार्ट के जो वॉल हैं उनको डैमेज नहीं करता, मांसपेशियों को। लेकिन स्टेबल एंजाइना जो है ये आपके मांसपेशियों, हार्ट के जो मांसपेशियां हैं उनको डैमेज करता है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक रहता है। अस्थिर एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना 15 मिनट से अधिक समय तक होने वाला ये पेन होता है, और ये पूरी तरह से दवाई से छुटकारा नहीं होता, टाइम लगता है। और एंड देन इट लीड्स टू द हार्ट अटैक, दिल के दौरे भी का भी संकेत दे सकता है। मतलब देखो ये एग्जैक्ट वही नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि भाई ये वार्निंग है कि भाई आप सचेत हो जाओ, नहीं तो अगर आप दिल का दौरा भी आ सकता है। ये वार्निंग एक्चुअली है, अलार्म है ये हार्ट अटैक का। ठीक है, और ये एक विशिष्ट ट्रिगर के बिना होती है, और ये आमतौर पर एक ट्रिगर होता है, एक होता है ना कुछ ट्रिगर कर गया, सडन होता है ये, थोड़े से समय के लिए एकाएक स्ट्रेस लेने लग गए, या फिर ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं उस टाइम पे थोड़े से समय के लिए आपको ये अटैक आ सकता है। आपने देखा होगा कई बार ये सडन होता है। और अनस्टेबल जो है ये लंबे टाइम तक हो सकता है, और इसका कोई विशिष्ट ट्रिगर के बिना भी हो सकता है। किसी चीज ऐसा कोई कारण नहीं है, किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो सकता, ये कोई विशिष्ट कारण नहीं, उसके बिना भी हो सकता है। और ये क्या करता है, क्योंकि हार्ट की मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह में कमी केवल अस्थायी रहता है, और इसका परिणाम हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान नहीं पहुंचता है। देखो इसमें था कि स्टेबल में कि वो कम समय के लिए होगा, तो वो हार्ट के मांसपेशियों को मांसपेशियों को वो डैमेज नहीं करेगा, लेकिन जल्दी टाइम तक होने की वजह से ये जो है अनस्टेबल एंजाइना हार्ट के मांसपेशियों को डैमेज कर सकता है ये। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है ये, आप समझ लीजिए। सिम्टम्स क्या है? चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, सेम अगेन रिपीट, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज स्नीजिंग, प्रेशर, फुलनेस, टाइटनेस, हैवी वेट सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के बीच में हैवीनेस आएगा, पेन, पेन डिस्कम्फर्ट, आर्म्स, नेक, और ये धीरे धीरे फैलता है। इमेज में आपने देखा था ना, ये जो पेन होता है
चेस्ट से होते हुए आपके आर्म्स, हेड, बॉडी के अनदर पार्ट्स पे भी जा सकता है, शोल्डर पे भी जा सकता है। पेन सिमिलर टू द इंडाइजेशन और हर्ट बर्न, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड टायर्डनेस, नौसिया जो मिचली कहते हैं, मिचली आना, उल्टी जैसा फील होना, स्वेलिंग एंड डिजीनेस, चक्कर सा फील होगा। ठीक है, ब्रेथ भी शॉर्ट हो जाएगा इस टाइम में यौगिक मैनेजमेंट क्या देंगे आप? षटकर्मा में जल नेति कपालभाति। कपालभाति भी कब देंगे? जब प्रॉपर उस स्टेबल कंडीशन में है वो पेशेंट, तब। अगर बार बार ये इस तरह के अटैक आते हैं तो उस टाइम पे कपालभाति को अवॉइड करना है, जल नीति इसको। इसके बाद आसन में पवन मुक्त आसन सीरीज पार्ट 1 जो सूक्ष्म व्यायाम बेसिकली है वो देते हैं। वज्रासना, शशांक आसन, भुजंगासन, सर्पासन, गौमुखासन, भुनमन आसन, सेतुबंधा एंड ताड़ासना, ये आसन आपको कराने होते हैं इस टाइम पे। प्राणायाम में उद्गीत जो ओम चैंटिंग होता है वो कराना है। नाड़ी शोधन, उज्जाई, और याद रखना बिना कुंभक का कराना है। इसमें जो भी आप याद रखिए, जो भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उसमें कुंभक मत कराना, एक याद कर लो की पॉइंट। जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनमें कुंभक नहीं कराने होते हैं, कुंभक को अवॉइड करना है। मेडिटेशन कराना, शीतली कराना, योग निद्रा, शवासन। ओके, ये टोटल यौगिक मैनेजमेंट था इसमें। ये समझ में आया? ये बताओ मुझे, फिर कोई दिक्कत है एंजाइना पेक्टोरिस में? नो सर। फंडामेंटल चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा लगे तो लिख लेना, लास्ट में पूछ लेना आप मुझसे, ठीक है? मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली है क्या ये। कार्डियक अस्थमा को समझिए, ये अलग है। आप जो हमने इससे पहले कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ब्रोंचियल अस्थमा पढ़ा था, उसमें और इसमें अंतर है। ठीक है, अब क्या अंतर है? अब इसको भी अस्थमा कहा है, मतलब ब्रीदिंग का इशू तो है इसलिए अस्थमा बोला है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन तो है भरपूर। उसमें क्या है ब्रोंचियल अस्थमा में? ऑक्सीजन की कमी की वजह से सही से नहीं जाना ऑक्सीजन, कहाँ पे? ब्रोंचीज में, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा क्या? ब्रोंचियल अस्थमा। ठीक है, यहां पे आपको डिफरेंस क्या है कि डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, किसकी वजह से? पल्मोनरी एडिमा की वजह से, एंड जो फ्लूइड होते हैं वो लंग्स के आसपास जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है। लंग्स के आसपास जब फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, इसलिए इसको कार्डियक अस्थमा कहा है। अब आप सोचोगे कि सर ये फ्लूइड कहाँ से आया, कैसे हुआ? तो चलो आपको मैं कहानी सुनाता हूँ। स्टार्टिंग में सुनाया था हार्ट का कि इसके 4 चैम्बर्स हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आप इसको समझिए कि क्या है, ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर से समझा रहा हूँ इसको मैं। ये हार्ट मान लीजिए, ये हो गया आपका राइट और ये लेफ्ट, 4 चैम्बर्स हैं। निलय आलिंद हिंदी में कहते हैं ना, इस तरह से आप लोग हिंदी वाले समझ में आएगा इस तरह से। तो जो लेफ्ट साइड जो हार्ट में प्रेशर, इसमें अब देखो हम क्या समझा रहे हैं आपको, कार्डियक अस्थमा समझा रहे हैं। ठीक है, इसके 4 लेयर्स हैं, ईडी, मायो, ईपी और पेरी। सबसे जो आउटर लेयर है, समझना, जो आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं? पेरी कार्डियक लेयर। ठीक है, उसी जो लेफ्ट साइड जो हार्ट में ज्यादा प्रेशर बनता है, लेफ्ट साइड इस तरफ जो है हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि वहां पे ब्लड प्योर होकर आता है। लेफ्ट साइड में प्योर होता है, राइट साइड में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इधर क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो पूरे शरीर में जाता है। तो वहां पे प्योर ब्लड आता है, कहां से? राइट से, इधर से लेफ्ट गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां पे पूरे शरीर में जाता है। जो लेफ्ट साइड का जो चेंबर में ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, आपने देखा होगा हार्ट, आपने शेप देखना, लेफ्ट साइड के जो मसल्स हैं हार्ट के वो ज्यादा चौड़ी है, क्योंकि उसको ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को पूरे शरीर में फैलाने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा ही है ना? यस सर। आप देख,
लेफ्ट साइड ज्यादा बड़ा रहता है उसको मतलब, और लेफ्ट राइट छोटा रहता है। यहाँ पे राइट साइड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और उसको प्योर करके राइट साइड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को धीरे धीरे बाकी अन्य बॉडी के पार्ट्स में भेजने का काम करता है। तो वहां पे ज्यादा प्रेशर बनता है, किधर, लेफ्ट साइड, और जिसकी वजह से ज्यादा ब्लड का फ्लो होता है। अगर ज्यादा ब्लड का फ्लो हुआ राइट, तो कई बार क्या होता है वहां पे हार्ट फेलियर की कंडीशन आ जाती है, किधर, लेफ्ट साइड में हार्ट फेलियर कंडीशन आती है। अब जब हार्ट फेलियर कंडीशन जब आती है, इस कंडीशन में एक्स्ट्रा ब्लड या आप यूं कहो फ्लूइड बाहर निकलने लग जाता है, और वो बाहर जाके कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जमा होने लग जाता है। लंग्स के पास जैसे जैसे जमा होने लग जाएगा, इसी को कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, बोलो, पल्मोनरी 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 हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। यस, जिसके वजह से इस पल्मोनरी हाइपरटेंशन के वजह से, या इसको पल्मोनरी एडिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी एडिमा। इसके वजह से क्या होता है, ब्रेथ में सांस लेने में डिफिकल्ट होने लग जाता है। अब भाई लंग्स में ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाए, ब्लड वहां पे क्लॉट होने लग जाए, तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगी कि नहीं, लंग्स के पास ज्यादा हो जाएगा सांस, तो लंग्स का पूरा रोल है ना सांस लेने में। तो वहां पे समझ लो कुछ कचरा भर गया हो, जस्ट एक इमेजिन, तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाने लग जाती है, कंजेशन शुरू होने लग जाता है। और इसी कंडीशंस को, ब्रेथ लेने में जो डिफिकल्टी आती है, एंड दिस इज कॉल्ड द कार्डियक अस्थमा। समझ में आया कहानी, क्लियर हुआ? क्लियर है ना, चलो ठीक है, क्लियर है। कोई दिक्कत हो फिर पूछ लेना, बड़ा इजी समझाया हूं मैं, अच्छे से समझा दिया मैंने। कार्डियक अस्थमा इज अ मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ wheezing, कफिंग, डिस्नेपिया, डिस हाँ, इसमें क्या होता है, डिस्नेपिया मतलब क्या होता है बताओ, एनीवन यू नो? नींद की समस्याएं, सेप्टम और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यू टू द कंजेशन ऑफ हार्ट फेलियर, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द हार्ट। अब देखो ये तो हो गया। अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट जो होता है कि हार्ट एब्रप्टली स्टॉप ब्रीदिंग, सडन जो है रुक जाता है, विदाउट प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन। आवाज जा रही है ना सबको? यस सर। हाँ, ये सारे कितना सन्नाटा हो जाता है। कई बार क्या होता है, मैं बोलते रहता हूँ, इधर प्रवचन चल रहा है और इधर मैं लेफ्ट कर गया नेटवर्क की वजह से, और आप लोग कह रहे यार कहाँ चले गए सर, कहानी खत्म हो जाती है तब तक। कार्डियक अरेस्ट होता है जो अब्रप्टली स्टॉप द ब्रीदिंग, सडन रुक जाता है सांस लेना, विदाउट प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन इट कैन रिजल्ट इन द पर्सनस डेथ। और ये क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे व्यक्ति परलोक को सिधार जाता है। इसमें ब्लड एंड ऑक्सीजन सडनली स्टॉप हो जाता है हार्ट में। भाई ब्लड ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं हार्ट में, तो फिर हार्ट रुक जाएगा, हार्ट रुकेगा तो फिर राम नाम सत्य। हार्ट अटैक क्या होता है, इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। हार्ट अटैक यूजुअली अकर्स व्हेन द ब्लड क्लॉट, इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, और या फिर ब्लड का फ्लो टू द हार्ट विदाउट ब्लड टिश्यू लॉसेस द ऑक्सीजन। अगर ब्लड पहुंचेगा ही नहीं हार्ट के पास, तो ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं, फिर वो ये कि क्यों होता है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। ब्लड क्लॉट कर गया, वहां नहीं पहुंचा हार्ट तक, तो पंप नहीं किया, हार्ट अटैक इसी को कहते हैं, हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, टिश्यू लूजेस द ऑक्सीजन। स्ट्रोक, स्ट्रोक इज ए ब्रेन अटैक। स्ट्रोक कहाँ होता है, ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन में प्रॉपर जो है ऑक्सीजन, ब्लड का फ्लो क्या होता है, और ऑक्सीजन कटिंग ऑफ मतलब रुक जाता है वहां पे, और ये क्या होता है, स्ट्रोक का कारण होता है। हैपेंस व्हेन द ब्लड वेसल फीडिंग द ब्रेन burst, क्लोजेस एंड बर्स्ट, मतलब ब्रेन में होता है ये, जहां पे मस्तिष्क में वह ऑक्सीजन का फ्लो या ऑक्सीजन का ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो जो है रुक जाता है। ये बेसिक डिफरेंसेस हमने लिख दिया था,
कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टर्म्स आपको पता होना चाहिए, सब चीजें। ठीक है। सिम्टम्स क्या है कार्डियक अस्थमा के? सिम्टम्स में चेस्ट टाइटनेस रहेगा, कफ बनेगा, विजिंग आएगा, फैटिक्स थकान से फील होगा, और नाइटमेयर यूरिनेस। कई बार क्या होता है इसमें, रात को ही सुसु हो जाता है, मतलब नाइट टाइम यूरिनेशन बढ़ जाता है, सॉरी इंक्रीज नाइट टाइम यूरिनेशन, रात को ज्यादातर वॉशरूम जाना, नेचर कॉलिंग के लिए जाना शुरू हो जाता है इस टाइम पे ही। रैपिड हार्ट अटैक, बहुत तेज से दिल धड़कना शुरू हो जाता है। यौगिक मैनेजमेंट क्या देंगे इसमें? सबसे बेस्ट है नेति दो इसमें, जल नेति। क्यों, क्या नेति क्यों काम करता है इसमें? कूलिंग। आपकी जब आप नेति करते हैं तो आपको हार्ट को भी, मस्तिष्क को, पूरे बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है माइंड को, नेति। आसन में सवासना, पवन मुक्तासन, सीरीज भाग 1 और 3। बेसिकली इसमें सूक्ष्म व्यायाम है, छोटे छोटे मूवमेंट से ज्वाइंट्स के। और मकर आसना इज आल्सो रिलैक्सेशन पोस्चर। और प्राणायाम में नाड़ी शोधन, उज्जाई, भ्रामरी, और विदाउट होल्डिंग। अगेन रिपीटेड, इससे पहले भी मैंने क्या कहा था, जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है होल्डिंग नहीं करना है, बिना होल्डिंग का करना है। ठीक है। योग निद्रा बेस्ट है, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी, योग निद्रा करो ना, स्ट्रेस आउट होगा, एंजाइटी वो भी कम होता है, और बॉडी रिलैक्स रहता है। ठीक है। डाइट में लो फैट डाइट लेना है, और कम मसालेदार भोजन करना है। लो फैट में जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, ये चीजें मत लीजिए। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड आपको नहीं लेना है। हाइपरटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में कई बार इससे पूछता है। ठीक है। हाइपरटेंशन, इसको हम समझ सकते हैं हाई बीपी से, उच्च रक्तचाप से भी आप इसको समझ सकते हैं हाइपरटेंशन को। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? कार्डियक अस्थमा क्लियर है सबको? छोटा टॉपिक था। ठीक है। सर इसमें एसडीएल तो अच्छा होना चाहिए ना, एलडीएल एलडीएल डेंजरस है क्या सर? अभी आपने बताया ना कि जैसे जो अभी आपने यौगिक नाड़ी शोधन, भ्रामरी, तो जो एलडीएल एसडीएल होता है ना, हम ब्लड का चेकिंग कराते हैं, एसडीएल और ये एलडीएल, तो ये एसडीएल तो ठीक है क्योंकि उसमें मतलब ठीक रह, ज्यादा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलडीएल नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका जो ये होता है लो डेंसिटी, वो अगर हो गई तो जो विस्कोसिटी बढ़ लो जाती है, डेंसिटी फिर वो लिपोप्रोटीन। हाँ, आप पूछ रहे ना, इस पे जो डिस्कस करेंगे लास्ट में कर लेंगे, आप इसको समझ लीजिए। अब हाइपरटेंशन समझते हैं कि क्या होता है। देखो, ये इसको कह सकते हो साइलेंट किलर, दिस इज द साइलेंट किलर। ठीक है। हाइपरटेंशन, और ये कई सारी बीमारियों का जड़ है हाइपरटेंशन। कुछ कुछ बात पे गुस्सा आ जाना, ये आ जाना, मतलब चिड़चिड़ाहट आना, ये कारण है हाइपरटेंशन का। ठीक है। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। और हाइपरटेंशन जो होता है, या फिर हाई बीपी जो होता है, द कॉमन कंडीशन दैट अफेक्ट्स बॉडीज के आर्टरीज को अफेक्ट करता है। अगर आपको हाई बीपी है तो क्या करता है, ये ब्लड जो है पुश करता है अगेंस्ट द आर्टरीज वॉल। जो आर्टरीज के जो वॉल होते हैं ना, उसको पुश करता है सब, मतलब फोर्सफुली, ज्यादा तेज से पुश करता है, जिसके वजह से ये हाई बीपी की समस्याएं आती हैं। ऑर्गन इन्वॉल्व इन सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है। वेसल्स के अंदर क्या क्या चीजें हो गया, आर्टरीज एंड वेन्स। ब्लड सर्कुलेट्स ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है। वेसल्स आर टू टाइप्स, आर्टरीज एंड वेन्स बताया था। ये क्या करता है, आर्टरीज क्या करता है अभी हमने बताया, बताओ। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ऑक्सीजनेटेड सर ब्लड। पूरे Arteries take the oxygenated blood. ये क्या करता है, आर्टरी जिसको हम धमनी कहते हैं, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। और वेन क्या करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड डिप्लेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, वापस जो है जिसमें कम मात्रा में ऑक्सीजन है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हो, उसको हार्ट तक ले जाने का काम वेन का होता है। फॉर प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फोर्स इज रिक्वायर्ड।
ठीक है। ब्लड जो हार्ट का क्या काम है, पंप करना और फिर पूरे शरीर में लेके जाना। तो फॉर प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए ब्लड का फोर्स लगना बहुत जरूरी है। तो आप देखो, आप मोटर क्या करता है, पानी ऐसी थोड़ी ऊपर टंकी में चला जाएगा। आप मोटर लगाते हो ना, मोटर समझ लो वो हार्ट है और वो उसको फोर्सफुली ऊपर लेके जाने का काम करता है पानी को। वैसे ही ये ब्लड है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। हार्ट एक्ट्स एज ए पंप, देखो यहाँ लिखा हुआ, हार्ट एक्ट्स एज ए पंप टू पुश द ब्लड इनटू द aorta and then moves into the arteries which branch into the smaller and smaller channel। धीरे धीरे वो पूरे शरीर में ले जाने का काम, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है ये। When blood enters into the arteries, it develops a pressure against the wall। पता है ना, वो जो आर्टरीज के वॉल पे प्रेशर क्रिएट जाता, अगर ज्यादा कर दिया जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हम लोग को हाई बीपी ही पढ़ना है, लो बीपी नहीं पढ़ना है ये सिलेबस में। दिस कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। अब यही प्रेशर ज्यादा हो जाए, ड्यू टू द प्रेशर ब्लड फ्लो इन आर्टरीज टू आर्टरियोल्स एंड रीचेज इनटू द सेल्स। और धीरे धीरे देखो ये क्या करता है, ब्लड धीरे धीरे हमारे बॉडी के अलग अलग भागों में जाएगा, फिर सेल्स में जाएगा, और वो फिर क्या करता है, बॉडी में ऑक्सीजन देने का काम करता है और बॉडी को नरिशमेंट करने का काम करता है। Thus blood reaches every part of the body, then blood clotted into the veins of ever increasing size until they reach the heart and complete the circulation. Circulation of the blood from the heart to the cells into the heart is known as a systematic, and ये आप skip भी कर सकते हो, इतना कुछ खास नहीं है। देखो, circulation of blood from the heart to cell and from cell to heart is known as the systematic. From heart to lungs and lungs to heart is known as the pulmonary circulation. सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या कहते हैं, जब ब्लड सेल्स को जाता है और सेल से हार्ट को जाता है, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है कब, जब लंग्स से हार्ट को और हार्ट से लंग को जाता है, दिस इज नोन एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। प्रेशर इन वेन्स डज नॉट अफेक्ट द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। मेजरमेंट इन ब्लड प्रेशर, अब क्या इंस्ट्रूमेंट होता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। आजकल तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया है। एक होता है स्फिगोम मैनोमीटर, आपने देखा होगा, एक ऐसे पट्टी बांध देते हैं कान में लगा कर और ऐसे चेक करते रहते हैं, ठीक है। स्फिगोनो मैनोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक कई सारे डिवाइस हो, आजकल तो डिजिटल आ गया है। इवन तो आजकल घड़ी में भी आ गया है, घड़ी में देखो चेक कर लो, अप्रॉक्स थोड़े बहुत टॉलरेंस के साथ आ जाता है। एनरॉइड मैनोमीटर्स मेजर्ड, और इसका यूनिट क्या है, mmHg, मिलीमीटर इन मरकरी, याद रखिएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी एडल्ट इज कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल वैल्यू। जो हेल्दी पर्सन है उसमें जो रेशियो है वो है 120/80 का रेशियो होता है। 120 क्या है, यानी पता है किसी को क्या कहते हैं 120? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक, बहुत बढ़िया। और 80 इज ए डायस्टोलिक। गुड, वेरी नाइस। तो 120/80 mmg इज ए नॉर्मल वैल्यू। थोड़ा बहुत आगे पीछे के साथ, ये जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनमें ये रहता है, ठीक है, 120/80 hg। अच्छा, और आगे है, अभी थोड़ा टाइम आप दीजिएगा, 5-10 मिनट है ना, इसको आप अच्छे से समझिए। ब्लड डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग हार्ट आर्टरियोल्स, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी का मतलब होता है चिपचिपाहट, ब्लड का कितना चिपचिपाहट है उसके। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, ये तो नॉर्मल था, ये याद रख लेना, ये पूछ देते हैं एग्जाम में, आपको पता भी होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, एक तो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, अभी हमने ऊपर देखा। सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द आर्बिट्रेरी इंक्रीज अबव द नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, दिस इज हाइपरटेंशन। अगर 120/80 था ना, इससे जब बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड द हाइपरटेंशन। और इसका लेवल कम हो गया,
तो लो बीपी, ठीक है, लेकिन हमें हाई बीपी पढ़ना है। और इसके भी लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, ये समझ गया ना, सिस्टोलिक, अपर वैल्यू इज सिस्टोलिक एंड लोअर वैल्यू जो है 80, ये है डायस्टोलिक। ये कब होता है, ये भी मैं आपको समझा ही देता हूं। सिस्टोलिक मतलब आकुंचन जब होता है, ठीक है, उस टाइम पे हार्ट का जब आकुंचन होता है उस टाइम पे सिस्टोलिक। और 80 जो होता है डायस्टोलिक, उस टाइम पे क्या होता है, रेस्ट कंडीशन, जब हार्ट रेस्ट कंडीशन में होता है उस टाइम पे जो वैल्यू आएगा वो 80, ठीक है। डायस्टोलिक समझ में आया, हार्ट का रेस्ट कंडीशन, और सिस्टोलिक में हार्ट का कंप्रेस या फिर आकुंचन, ठीक है, इसको कहते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। क्लियर हो गया ना ये टर्म, बहुत लोगों को पता नहीं होता ये। सर एक चीज बताइए, जैसे मैं आपको रोक रहा हूँ तो सॉरी सर, जो आपने सिस्टोलिक बताया जहाँ पर आकुंचन होता है, जो मतलब कंट्रैक्ट, जब हाँ, कंट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। करेगा तो जो, हाँ, जब बाइक का जो वाल्व है, मतलब लेफ्ट साइड बताऊँ, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टिकल, तो जो बाइक का सीट वाल्व है वो ओपन होगा, तो ब्लड एक 120 mm के प्रेशर से वो सिस्टोल करेगा, मतलब हम्म कंट्रैक्ट करेगा, तो वो सिस्टोलिक हो गया ना। जब जो वाल्व ओपन होगा, जैसे वाल्व क्लोज होता है तो रिलैक्स होगा, तो फिर वहां सिस्टोलिक होगा, जो 80 mm Hg रिलैक्स, ऐसे है। डायस्टोलिक, सिस्टोलिक नहीं डायस्टोलिक। हाँ डायस्टोलिक सर। तो उसमें क्या हम्म होगा, जो बाइकअप सीट वाल्व है वो बंद हो जाता है, ये तो सेकंड में होता रेस्ट है कंडीशन, मतलब। हाँ वो मैं रेस्ट वाल्व बात कंडीशन बता रहा में। हूँ। हाँ वाल्व वाल्व को जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है उसकी बात बता रहा हूँ सर। हम्म। हाँ तो वही ना, जब बंद हो गया, रेस्ट कंडीशन। आपने देखा होगा हार्ट का लब डब, सुना है आपने, लब डब साउंड? हम्म, इन्वर्ट होता रहता है। लब डब साउंड सुना है ना? तो यस जब सर। डायस्टोलिक होगा तो उस टाइम पे लब डब के बीच के जो कंडीशन होता है ना, उसके बीच में लब और डब के धक 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 होता है ना हार्ट, उसके बीच में एक रेस्ट कंडीशन होता है, वो होता है रिलैक्स कंडीशन, ठीक है। उस टाइम पे ये 80 मेजर करेगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया हार्ट, उस टाइम पे सिस्टोलिक, ठीक है। एक नोड होता है, उस नोड की वजह से होता है लब डब की आवाज। चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन में एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, इसको इसेंशियल भी कहते हैं, याद रखना। प्राइमरी इज इसेंशियल कंडीशन, नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, आपको अज्ञात होता है ये, इसीलिए इसको आइडियोपैथिक कहते हैं। इसमें कहीं हमने लिखा होगा आइडियोपैथिक, ठीक है, जैसे अननोन कॉज, इसको आइडियोपैथिक क्यों कहते हैं, जैसे अननोन कॉज, कुछ कारण पता नहीं है, डिफिनिट कारण, इनडिफिनिट कॉज के वजह से ये होता है प्राइमरी, इसलिए इसको इन इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं प्राइमरी में। ठीक, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस है या फिर एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से भी हो सकता है, मतलब कोई भी आप यूं ले लो, एडीएच बढ़ गया हो या फिर कुछ भी एक कंडीशंस, कोई अननोन कंडीशंस नहीं है, ठीक है। ओबेसिटी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, समझ रहे, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, इनडिफिनिबल कॉज है ये, ठीक है। सेकेंडरी में आपको कारण पता है, एक प्रॉपर, जैसे किसी को डिफिनिट कारण, अब जैसे किसी का यूरिनेशन बढ़ गया है, एंजाइना पेक्टोरिस है, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आता है कि डिफिनिट कारण है कि हाँ भाई इस कारण से इसको ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉल्ड, इस ये हाइपरटेंशन हो, इसलिए कॉल्ड इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। बेसिक डिफरेंस याद रखिए, प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई डिफिनिट कारण नहीं होता, अननोन कॉज के वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी में एक डिफिनिट कारण होता है, नोन कॉज होता है, जिसके वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। ट्रीटमेंट फॉर द कॉज इज द सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। अगर आपको कारण पता चल गया ना, तो उस कारण को सोल्यूशन कर लो, भाई किस वजह से हो रहा है ना। अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस की वजह से हो रहा है,
उसको ठीक करो, अपने आप सेकेंडरी ठीक हो जाएगा। किडनी की वजह से हो रहा है तो किडनी को प्रॉब्लम को ठीक करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके। पैथोलॉजी ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर। अब क्या क्या इसमें रिस्क फैक्टर है? एक तो जेनेटिक हो सकता है भाई, इसके वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। इसेंशियल डिफिनिट कारण नहीं है, इसेंशियल में क्या है, डिफिनिट कारण नहीं है। या तो जेनेटिक हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, और स्मोकिंग हो सकता है। अगर आपने ज्यादा सोडियम इंटेक किया है उसकी वजह से हो सकता है। अगर आपने कम लिया, ये जो था इसमें ये समझ लो कि लेस इंटेक ऑफ पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम लेस होना चाहिए आप पे। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखिए, सोडियम एंड पोटेशियम के दोनों रिवर्स चलते हैं। अगर बॉडी में सोडियम बढ़ गया है तो डेफिनेटली पोटेशियम कम होगा। ठीक है, अगर सोडियम कम है तो पोटेशियम बढ़ जाएगा, दोनों रिवर्स चलता है। ठीक है, तो याद रखना सोडियम जब बढ़ जाता है तो वो हाइपरटेंशन का कंडीशन होता है। सोडियम इसलिए कहते हैं ना कि नमक कम खाओ, बोलते हैं ना जिनको हाई बीपी है सोडियम कम लीजिए, पोटेशियम रिच फूड लीजिए। समझ रहे हो? उस समय क्या बोलते हैं कि पोटेशियम रिच फूड आप खाओ, कम से कम आप सोडियम नमक का यूज करो, चीज कम लो, पिकल्स मीट सूप ये कम लो। ये क्या है? सोडियम रिच फूड है। पोटेशियम रिच फूड क्या क्या है? बनाना, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये क्या है? पोटेशियम रिच फूड है। तो उस टाइम पे हाइपरटेंशन में ये कहा जाता है। और एक बड़ा एक अच्छा बता रहा हूं, अगर आपके नोन में हो, कोहड़ा जानते हो, व्हाइट कद्दू उजला वाला, एस गार्ड, उसका जूस पियो, हाइपरटेंशन में बहुत काम करता है वो। अल्कोहल की वजह से भी ये हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये मैंने ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, सोडियम और पोटेशियम का कॉन्सेप्ट, इसको आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उसके वजह से भी हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में किडनी डिजीज, कोई डिजीज है प्रॉपर फिक्स है कि भाई किडनी की वजह से हो रहा है ये। कोरेक्टेशन ऑफ ओयोटा या फिर कॉन्जेनिटल हार्ट इफेक्ट्स, मतलब हार्ट की वजह से भी है। स्लिप एपनिया, कम नींद ले रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है, स्लिप एपनिया है, उसके वजह से भी। थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से भी ये होता है हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होता है। ड्रग्स ले रहे हैं या मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी क्या होता है, एक कैंसर का एक सिम्टम आप समझ लो मैलिग्नेंसी। उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे अननोन ग्रोथ होना, बॉडी में अननोन जो ग्रोथ होता है सेल्स का वो बढ़ जाता है। ये थोड़ा सा कैंसरस सेल कह सकते हैं मैग्नेंसी में। ठीक है, तो कैंसर से रिलेटेड है उसके वजह से। साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन और सिम्टम्स आएगा? एक तो दिखाएगा कि भैया कोई असिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई देयर इज नो सिम्टम्स, कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं है, उसके वजह से भी होता है। आपको कोई लक्षण नहीं दिखेगा बॉडी में हाइपरटेंशन का, लेकिन लगेगा कि जब आप चेक कराने जाओगे तो ज्यादा आएगा। बॉडी में लक्षण नहीं दिखेगा, इसलिए इसको कहता है असिम्प्टोमेटिज्म। हेडेक होगा, जिडीनेस, मतलब जैसे कि नौसिया आया, किसी को वोमिटिंग हो रहा है उसकी वजह से। ब्रेथलेसनेस, कम ब्रीदिंग हो रहा है। चेंज विजन ऑफ, आप देखना जिनको हाइपरटेंशन रहता है ना उनको कम दिखता है, चेंज इन विजन होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। और बहुत कारण होता है डायबिटीज होने का इसमें। एक्सर्शन होगा, चेस्ट पेन होगा। डायग्नोस करने के लिए हम क्या कराते हैं, जब डॉक्टर के पास आओगे तो वो कहते हैं पहले तो बीपी चेक करेंगे कितना है, फिर भेज देगा यूरिन टेस्ट के लिए। क्यों भेजते हैं यूरिन टेस्ट के लिए, बताओ कुछ लॉजिक? सोडियम लेवल चेक करने के लिए, सोडियम की सोडियम लेवल चेक करने के लिए सर। ठीक है, सोडियम के लिए। ब्लड टेस्ट फॉर कोलेस्ट्रॉल, भाई ब्लड टेस्ट भेजते हैं, क्यों? कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो भी कारण है। ईसीजी करवाते हैं उनको। फिर अल्ट्रासाउंड फॉर हार्ट एंड किडनी के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। टू अंडरस्टैंड द हाइपरटेंशन, आप इसको टर्म्स को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हेल्दी पर्सन के लिए हमने बताया कि 120/80 mmHg 120। अब इसमें एक होता है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, जैसे 120 से लेकर
129 हो गया है, जिसमें आवश्यक नहीं है आपको मेडिसिन लेने का, मेडिकेशन कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लो, ठीक हो जाता है। ये लेवल है, दिस द क्यूरेबल, इस टाइम पे आप खुद को ठीक कर सकते हो। लेकिन जैसे ये स्टेज आता है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है क्योर करना। कंट्रोल कर सकते हो, जल्दी ठीक नहीं होता ये। अब 130 139 हो रहा है, या फिर इसका डायस्टोलिक हो गया 82 89, स्टेज 1 में कहलाता है ये। वहीं 140 क्रॉस किया और 90 डायस्टोलिक, तो स्टेज 2 कहलाता है। ठीक है, और लास्ट ये जो स्टेज है ना, इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशंस। इस टाइम में आपको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है, सतर्क हो जाइए। ठीक है, तो वेरी सीरियस कंडीशंस। योगा थेरेपी क्या देंगे इस टाइम पे? लाइफ स्टाइल चेंज। ये क्या है? हाइपरटेंशन, ये क्या है? एक डिसऑर्डर है ये, अपने सिडेंट्रिक लाइफ स्टाइल की वजह से। लाइफ स्टाइल आपका बेकार है, डाइट प्रॉपर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होता है जनरली। लाइफ स्टाइल चेंज कर लीजिए, एटीट्यूड चेंज कीजिए, अपने यम नियम का पालन कीजिए, एडेप्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मिताहारा, प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, है ना, सोडियम कम लीजिए, पोटेशियम रिच फूड ज्यादा लीजिए, एडवाइस फॉर प्रॉपर बिहेवियर एंड एटीट्यूड टू कीप द माइंड एंड काम स्टेट, मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए, आपके अंदर जेलसी, ग्रीड, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। द 5 एनिमीज ऑफ माइंड, ये जो मन के जो है ना, ये एनिमीज कहे गए हैं, शत्रु हैं ये। ईर्ष्या, द्वेष, लालच, गुस्सा, सब क्या है? मन के दुश्मन है ये। डेली रिजम टू फॉलोड, आप प्रॉपर डेली जो रूटीन है आप उसको फॉलो कीजिए अच्छे तरीके से, टाइमली सोइए, टाइम पे उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो फिर नहीं होगा ये चीजें। इट अच्छा भोजन लीजिए, मिताहार भोजन लीजिए, लो सॉल्ट, हमेशा याद रखना कम नमक वाले भोजन लेना चाहिए, रिडक्शन ऑफ सोडियम, है ना, सोडियम को अवॉइड करना है, बेकरी आइटम्स कम कीजिए, जंक फूड कम लीजिए, केक, स्पाइसी और नॉनवेज को कम करना है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहेगा आपका। फिर सात्विक डाइट, दिस इंक्लूड द टेस्ट लाइक मधुर, तिक्त, कसाई, रस, ये भोजन लेना है, राइस, व्हीट, बार्ले, जिंजर, स्नैक गार्ड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये आप ले सकते हैं डाइट में। इट ओनली दोज फूड हु डज नॉट इंक्रीज द वेट, ऐसे भोजन लेना है जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ना बढ़ाए, वेट को ना बढ़ाए, फैट को ना बढ़ाए, इस तरह के भोजन लीजिए। नो बॉडी प्यूरिफिकेशन मेथड, नो बॉडी प्यूरिफिकेशन मेथड, कोई सही आप इसमें, हाँ, अब देखो इस ये क्यों कहा गया है, कोई लॉजिक लगा सकता है इसने यहाँ पे क्यों बोला नो बॉडी प्यूरिफिकेशन मेथड? सर क्योंकि दिमाग चलाओ। जी सर, क्योंकि सर वो जो उसमें प्यूरिफिकेशन करेंगे, जैसे कोई सटकर्मा वगैरह करते हैं, जैसे ओमन करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो ये तो सर जो हार्ट पर ब्लड ये प्रेशर आएगा, तो शायद ऐसी चीजों से हमको बचना चाहिए। अब देखो, एक तो बात ये है कि जब वमन करते हैं तो हार्ट पे आता है प्रेशर। अब प्यूरिफिकेशन तो जलनेती भी तो होता है, वो भी को कह रहा है कि यहाँ पे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? अभी बताया ना, सोडियम कम लेना है। आप जो भी प्यूरिफिकेशन नमक करते हैं ना, रहित लें सर, नमक नहीं नमक डालना यूज चाहिए करते जल हैं, में। यस, समझे? तो नमक की वजह से यहाँ पे ये चीजें हमने मेंशन करी है कि प्यूरिफिकेशन को अवॉइड कीजिए। आसना टू बी एडवाइस सिंपल इजी पोस्चर, हाइपरटेंशन में ज्यादा एक्सेसिव आसन नहीं करना है, हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, ऐसे कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है जो आपके हार्ट पे प्रेशर बने। कुछ व्यायाम बेस्ट है, रिलैक्सेशन पोज बहुत अच्छा है, ये आप कर सकते हैं। थोड़े बहुत चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे स्वस्तिक आसन, वज्रासन, ताड़ासन, पार्श्व कोणासन, पार्श्व, ये क्या लिखा, पार्श्व वातन आसन, ये पता नहीं कौन सा आसन है, पर्वत आसन होगा मिस्टेक में शायद। भी। अच्छा, पर्वत होगा, नहीं, तान आसन, पार्श्वोत्तान, ये नहीं नहीं, समझ गया, सॉरी, ये है पार्श्वोत्तान है, ये मिस्टेक है, उतान है सर। पार्श्वोत्तान आसन डिफरेंस होता है,
ठीक है, वो अलग पोस्चर होता है कि दोनों पैरों में गैप करके तो उसको करके दोनों हाथ को कमर पे रख के आगे की तरफ मूव करना, जब पार्श्वोत्तानासन या अष्टांगा विन्यासम है। पवन मुक्तासन, मकरासना, भुजंगासना और फालुतानासन, ये कुछ सिंपल आसन आप कर सकते हैं और सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, भ्रामरी, चंद्रभेदी। और बताओ क्यों चंद्रभेदी कराना है इसमें? सर क्या हो सर कूलिंग कूलिंग इफेक्ट होता है सर, क्योंकि हम जो बाएं नाक से ही इनहेल और एक्सेल दोनों करते हैं, तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है सर ना, दो होता है, तो वो उत्प्रेरक का काम नहीं करेगा। हमको कैसे भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना है, सिंपैथेटिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो ठीक है, हाइपरटेंशन का कारण बनेगा। तो चंद्रभेदी वही हुआ कि जो ये कूलिंग, एक्चुअली जितने भी आप कूलिंग प्राणायाम करते हैं उसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, बैलेंस करते हैं उसको, ठीक है, और उज्जाई करता है। ओके, इसमें अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, चंद्रभेदी है। सूर्य, कोई भी जो बॉडी में उष्मा उत्पन्न करे ऐसे प्राणायाम नहीं करना है, जैसे सूर्यभेदी, भ्रस्तिका, कपालभाति, ये सब चीजें नहीं करना है। क्षणमुखी मुद्रा, ये मुद्रा है, ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुद्रा होता है ये। जो अपन भ्रामरी की जो मुद्राएं होती हैं वो सोहम करना है, नादानुसंधान, नाद जो कह सकते हैं साउंड हीलिंग टेक्निक्स है, ये करना है। मेडिटेशन, शीतलीकरण, रिलैक्सेशन, योग निद्रा इज बेस्ट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन एंड हमने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी देख लिया। अब इसमें कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप पूछिए। क्लियर हुआ, समझ में आया? जी सर। समझ सर में आ एक गया ये टॉपिक? हेलो हाँ जी। सर, नाड़ी शोधन और